हेलो मित्रों, मैं डॉक्टर रोशन, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेस में। आइए हम बात करते हैं कल की भांति राजस्थान के इतिहास पर। और आज हमारा टॉपिक है प्राचीन सभ्यताएं और पुरास्थल। तो चलिए, प्राचीन सभ्यताएं और पुरास्थल का आज पहला पेपर आपका है। अलकेश जुड़ गए हैं और सर मेरी क्लास नहीं चल रही है। बिल्कुल, क्लास अभी शुरू ही हुई है, शुरू करिए। राजस्थान की किस सभ्यता को सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जिसको सौंदर्य प्रसाधन सभ्यता का जो स्थल है वो माना जाता है? अब देखिए, क्या आहड़ है, या कालीबंगा है, या बैराठ है, या पीलीबंगा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इनको इनके जिलों के साथ क्या आप सुमेलित कर देंगे, तो आंसर तो यद्यपि सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता कालीबंगा है, ये उत्तर है इसका। पर आप क्या इसको सुमेलित कर देंगे? जैसे अगर मैं इनको सुमेलित करूं तो पीलीबंगा कहाँ है? पीलीबंगा हनुमानगढ़ में है, और बैराठ कहाँ है भाई? जयपुर में है। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा भी हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में। और आहड़ कहाँ है? उदयपुर में। आहड़ उदयपुर में है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दो। अच्छा, कालीबंगा और पीलीबंगा क्या हनुमानगढ़ में इसके अलावा भी हैं? बिल्कुल, इसके अलावा भी हैं। शाबाश, जुड़ गए हो सर। थ्योरी नहीं कराओगे क्या? अभी तो जो चल रहा है उसका आनंद लो आप। सोनू भाई मीणा, तो अभी तो जितना कहा गया है मुझे उतना मैं करवा रहा हूँ। थ्योरी तो आगे जो भी ऐप के अंदर संस्था का जो आदेश होगा वो हम करेंगे, क्या दिक्कत है उसमें। अब देखो, जो कालीबंगा और पीलीबंगा, इसके अतिरिक्त और कौन सा स्थान है जो घग्गर नदी के किनारे है? ये सारे कौन सी नदी के किनारे हैं? घग्गर नदी के किनारे हैं। घग्गर नदी के किनारे हैं। और घग्गर नदी के किनारे एक और स्थान है, उसका नाम है थेहड़। ऐसे ही एक स्थान है बड़ोपल। ऐसे ही स्थान है रंगमहल। ठीक है, तो कालीबंगा, पीलीबंगा, बड़ोपल और रंगमहल, यही थेहड़ नहीं, बड़ोपल और रंगमहल, ये भी हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे। तो आप देखो, जो घग्गर नदी है, इस घग्गर नदी के किनारे जो इतने सारे स्थान हमें प्राप्त हुए हैं, ये जो 4 स्थान हमें प्राप्त हुए हैं, ये नज़दीक हैं। इसलिए एक प्रश्न इस पर और बनता है। क्या बनता है कि राजस्थान में वो कौन सी नदी है जिसके किनारे सर्वाधिक सघन प्राचीन स्थल स्थित है? तो सर्वाधिक सघन रूप में प्राचीन स्थल स्थित है। सर्वाधिक सघन रूप में प्राचीन स्थल स्थित है। तो ये प्रश्न है, सघन रूप में यानी पास। अब और भी तो राजस्थान में प्राचीन स्थलों की कमी थोड़ी है, पर सबसे नजदीक अगर किसी नदी के किनारे हैं तो वो यही घग्गर नदी के किनारे हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है, ये प्रश्न तो खैर कई हैं, तो हल्की फुल्की बात मैं और कर लेता हूं। जो घग्गर नदी है वो सरस्वती की सहायक नदी है। सरस्वती की सहायक नदी। सरस्वती की सहायक कौन सी? घग्गर नदी, ये सरस्वती की सहायक नदी है। अच्छा, कुछ बच्चे घग्गर या सरस्वती मतलब ऐसा लिख लेते हैं कि भाई घग्गर सरस्वती है, सरस्वती घग्गर है। ऐसा नहीं है, सहायक है। जैसे गंगा की दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन सी है? सोन नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। जैसे चंबल है, वो यमुना की एक सहायक नदी है। तो इस प्रकार से सहायक नदी है। और इन दोनों के बीच आप देखो कि अगर यूँ कल्पना करें, भाई ये 2 नदी हैं, यूँ करके मिल जाते हैं। तो सरस्वती की सहायक नदी कौन सी है? ये घग्गर नदी है। और इनके बीच में ये जो भूभाग है, इसको ब्रह्मवर्त प्रदेश कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? ब्रह्मवर्त प्रदेश ऋग्वेद के अंदर कहा गया है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि घग्गर नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया, तो घग्गर नदी को ऋग्वेद में कहा गया है दृश्यद्युति नदी। दृश्यद्युति यानी घग्गर का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? दृश्यद्युति है। तो जो मैंने अभी आपको बात बताने की कोशिश करी उसको थोड़ा देखिए। कई बार क्या होता है कि बहुत गहरी बात नहीं पूछ करके ऊपर की हल्की फुल्की बात पूछ लेते हैं। कई बार बहुत फास्ट बॉल से आउट नहीं होते और हल्की से बॉल से स्विंग से आउट हो जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न भी होते हैं। तो ये कॉमन सेंस के आधार पर जो प्रश्न है वो आप देख लीजिएगा।
पीली और बंगा, आप देखो पीली पीला कलर है, बंगा मानी चूड़ियां होती हैं, तो पीली बंगा यानी पीली मिट्टी की चूड़ियां जहां बहुतायत में मिली वो पीली बंगा, काली मिट्टी की चूड़ियां जहां बहुतायत में मिली वो काली बंगा। बंगा पंजाबी भाषा का शब्द है। नगर योजना, साफ सुथरे राजमार्ग और फर्श में लगी हुई अलंकृत ईंटें, फर्श में लगी हुई अलंकृत ईंटें तथा ढलान नुमा छतों के लिए प्रसिद्ध सभ्यता कौन सी है? बताओ। मैं देख रहा हूं संगीता राजेंद्र और अक्षा गोयल, दिनेश, तो जल्दी से उधर। सर अभी तक तो घग्गर या सरस्वती ही पढ़ा है। हाँ, मैं इसीलिए तो क्लियर कर रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि सरल बातें भी हमसे गलत हो जाती हैं। क्या रूही सर ये पहली क्लास है क्या? पहली क्लास नहीं है, इससे पहले भी 3 क्लास हो चुकी हैं। ठीक है। बड़ोपल, बड़ोपल, बड़ोपल हनुमानगढ़ में ही है, घग्गर नदी किनारे। विवेक कुमार, हाँ। शिमला सी उत्तर दे रहे हो, ठीक है। दीक्षा सी, ओके। उत्तर आप दे रहे हो कालीबंगा, बिल्कुल करेक्ट है कालीबंगा। क्यों? क्योंकि आप देखो जो ढलान नुमा छत है ना, ये ढलान नुमा छत तो आपको आहड़ से भी मिलेंगे। आहड़ में भी छतें हैं वो ढलान नुमा की है। ढलान नुमा छतें क्या होती हैं? जैसे मान लीजिए 2 दीवारें हैं, एक दीवार छोटी है एक बड़ी है, और इसके ऊपर अगर टिन शेड रखे हैं, इसके ऊपर छत रखी है, तो ये ढलान नुमा है। और अगर बरसात आएगी, जो बरसात आएगी तो फिर पानी यहाँ से लुढ़क करके जा सकता है आराम से, माने छत को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसलिए ये ढलान नुमा छतें बनाई जाती थी। तो ये तो हमें आहड़ से भी मिली है, कालीबंगा से भी मिली है, पर चूंकि इसमें और विशेषताएं भी दे रखी है, जैसे राजमार्ग। अब राजमार्ग हमें आहड़ से नहीं मिला है, राजमार्ग हमें गणेश्वर से नहीं मिला है, राजमार्ग हमें बालाथल से नहीं मिला है, गिलोंड से नहीं मिला है। तो जो राजमार्ग हमें मिला है वो कालीबंगा से मिला है। समकोण पर काटते सड़कें, समकोण पर जो काटते सड़कें हैं वो हमें कहाँ से मिली? कालीबंगा से, यानी 90 डिग्री में काट रही हैं। तो यानी ये 2 बातें ऐसे हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि भाई ये कालीबंगा की चर्चा है, तो ये कालीबंगा, ठीक है। अब इन जो स्थान हैं, अगर इन स्थानों को मैं इनके खोजकर्ताओं के साथ सम्मिलित करने का प्रश्न डाल दूं इसमें, तो क्या आप कर पाएंगे? तो आप मुझे बता दीजिए कि आहड़ का खोजकर्ता कौन, बैराठ का कौन, कालीबंगा कौन और गणेश्वर का कौन है? इनके खोजकर्ता, देखो इनके खोजकर्ता जो आहड़ का खोजकर्ता है वो कौन है? वो अक्षय कीर्ति व्यास है। अक्षय कीर्ति व्यास है, अक्षय कीर्ति व्यास। इसी प्रकार जो बैराठ का जो खोज करता है वो दयाराम साहनी है, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी को तो बच्चों आपने नेशनल जीके में हड़प्पा के संदर्भ में भी पढ़ा है कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन करवाया था माधव स्वरूप वत्स के साथ मिलकर ही। तो ये दयाराम साहनी। और कालीबंगा का कौन अभी? अमलानंद घोष है। कालीबंगा का अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। और गणेश्वर का रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, RC अग्रवाल आप पढ़ते हैं, रतन चंद्र अग्रवाल। अगर मैं एक और बात, अगर मैं तिथियों के साथ इनको सम्मिलित करने की बात कहूँ कि सम्मिलित करिए कि इन स्थानों की खोज कब कब हुई, तो आप बता सकते हैं कब कब हुई? तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे अक्षय कीर्ति व्यास है, आहड़ वाला मामला है, तो आहड़ का 1953 में है, 1953 में, 1953, ठीक है। ऐसे ही बैराठ की बात है, दयाराम साहनी, तो दयाराम साहनी ने 1936 में खोज की, 1936 में। और कालीबंगा की खोज है वो 1952 में हुई, 1952। और गणेश्वर है, गणेश्वर की 1971 में हुई, 1971 में खोज हुई और फिर 1977 में इसका उत्खनन हो गया था। तो ये डेट्स के साथ भी सम्मिलित करने का प्रश्न आ सकता है, खोजकर्ताओं के साथ भी सम्मिलित करने का प्रश्न आ सकता है, या इन स्थानों के भीतर जो चीज़ हमें प्राप्त हुई है उनको लेकर के भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इन स्थानों के भीतर जो प्राप्त हुई, जैसे अगर मैं आपसे कुछ स्थानों को सम्मिलित करवा दूं, हालांकि समय थोड़ा लग जाएगा पर 1 मिनट और इसमें लगा देते हैं। अगर मैं 4 चीज़ें रख दूं यहाँ पर, मैं असम्मिलित रखूंगा, आपको सम्मिलित करना है। जैसे मैं यूँ कहूँ कि मातृदेवी मूर्ति नहीं मिली, ठीक है, मातृदेवी की मूर्ति नहीं मिलना।
जैसे मैं कहूं कि मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा। ओके, अगर मैं कहूं कि विशाल कक्ष को, या यूं कहें कि उल्टी तपाई विधि, उल्टी तपाई विधि, उल्टी तपाई विधि। और मैं कहूं आहत सिक्के, आहत सिक्के। अब इनके साथ आप सुमेलित करिए। क्या आप कर सकते हैं सुमेलित? ठीक है, तो सुमेलित चलो मैं कर देता हूं, क्योंकि इसमें मैं ऑप्शन दूंगा तो इसमें समय लगेगा। भाई जो आहत सिक्के वो कहां से मिले? वो बैराट से मिले। बैराट से हमें 8 आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। उल्टी तपाई विधि, उल्टी तपाई विधि आहड़ से, उल्टी तपाई विधि मृद भांड पकाने की उल्टी तपाई विधि। ऐसे ही मछली पकड़ने का कांटा, ये गणेश्वर से मिला है। और मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है तो ये कालीबंगा से नहीं मिली, बाकी सब जगह से प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार ये कई प्रकार से ये सुमेलित करने का प्रश्न बन सकता है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको 12 प्रश्न और इसमें बताए हैं, ठीक है ना। 4 प्रश्न तो ऑलरेडी ये हो गए, एक प्रश्न तो है ये, 12 और 1 13 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अब ये अपने को जरूर देखना है, कथन गलत पूछा है, ठीक है। अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। अब आप जो आपने जब कालीबंगा पढ़ा तब आपने देख लीजिए कि उसमें क्या क्या चीजें आपको याद हैं। क्या अग्नि वेदिकाएं मानी हवन कुंड है, यज्ञ है, यज्ञ कुंड है, वो कालीबंगा से मिला है क्या? क्या जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं क्या? या मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, या गोरिया कोठे ये प्राप्त हुए हैं? तो शाबाश। हाँ, क्या रुगाराम कह रहे सर आप रहने दो? क्या रहने दो रुगाराम? अतिरिक्त प्रश्न बताना रहने दो या फिर कोई और बात रहने दो? बता। मछली पकड़ने का कांटा, या फिर मैं रहने दूं? आप अपने आप उत्तर बता देंगे, आप ऐसा कह रहे हो? जल्दी बता रुगाराम, नहीं तो कॉल आएगा उत्कर्ष की तरफ से आपके पास। हाँ ठीक है, तो आप देखिए कि जो कथन गलत है वो यही है, गोरिया कोट प्राप्त हुए। अब गोरिया कोट कालीबंगा से नहीं मिले। गोरिया कोट वास्तव में क्या है? गोरिया कोट वास्तव में विशाल मृद भांड है, विशाल मृद भांड है। ये अन्न भंडार के हैं, अन्न भंडार के विशाल पात्र हैं, विशाल पात्र हैं, और ये मिट्टी के बने हैं, मृद भांड हैं। ये हमें आहड़ से मिले हैं, कालीबंगा से नहीं मिले। मुझे किससे मिले हैं? आहड़ से मिले हैं, तो इन्हें गोरिया कोट कहा गया। तो इसमें राइट आंसर। बाकी सब चीजें तो मिली हैं। अब आप देखो ये जुते हुए खेतों के जो प्रमाण मिले हैं, ये जुते हुए खेतों के प्रमाण इधर भी जुते हुए हैं और इधर भी जुते हुए हैं, यानी दोनों तरफ दोहरे जुते हुए खेत हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और कहीं से ऐसी बात नहीं मिली कि दोहरे जुते हुए खेत आपको प्राप्त हुए हैं, ठीक है। रुगाराम कहां गया वो? रुगाराम, रुगाराम उत्तर बताओ फटाफट जो मैंने आपको पूछा था वो। पंकज, माय फर्स्ट लाइव क्लास, ओके स्वागत है भाई पंकज। उमाकांत, गोरियाकोट, शाबाश बहुत बढ़िया। महेश, हाँ तो ये इसमें। अच्छा अग्निवेदिकाएं, अग्निवेदिकाओं पर जो अन्य प्रश्न पूछा गया कालीबंगा पर, वो सुनिए क्या है। प्रश्न पूछा गया कि कालीबंगा से अग्निवेदिकाओं की संख्या कुल कितनी मिली है? तो 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई। कितनी? 7 मिली हैं। अच्छा अग्निवेदिकाएं क्या राजस्थान में किसी अन्य स्थान से प्राप्त हुई हैं? अग्निवेदिकाएं क्या राजस्थान के अन्य किसी स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो मिली है ना, राजस्थान के अन्य मानी तिलवाड़ा जो स्थान है, तिलवाड़ा से, बाड़मेर के तिलवाड़ा से भी अग्निवेदिकाएं हमें प्राप्त हुई हैं, और कालीबंगा से भी प्राप्त हुई हैं। और राजस्थान के बाहर से कहीं से प्राप्त हुई क्या? हरियाणा में एक बनवाली है, तो हरियाणा के बनवाली से हमें अग्निवेदिकाएं मिली हैं। ऐसे ही गुजरात के लोथल से भी हमें अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। माने जो अग्निवेदिकाएं हैं वो हमें इन सब स्थानों से प्राप्त और ये भी हुई है। परंतु कालीबंगा की अग्निवेदिका क्यों इंपॉर्टेंट है? कालीबंगा की अग्निवेदिका इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही करे हो भी ममता, शाबाश। आयताकार, ये जो हवन कुंड है ये कैसे मिले हैं? आयताकार, और बाकी सब जगह चौकोर। यही बात बता रहा मैं, शाबाश बहुत बढ़िया। कपिशवर्णी मृद भांड आहड़ से नहीं, कपिशवर्णी मृद भांड आहड़ से प्राप्त नहीं हुए हैं, वो गणेश्वर से प्राप्त हुए। उमाकांत, उमाकांत वो गणेश्वर से हैं कपिशवर्णी मृद भांड। सर जी इनको नोट करें क्या? नोट तो आप देखो इतनी जल्दी कर नहीं पाओगे,
आप सुन लीजिए, उसके बाद में जब वापस क्लास को देखो ना तब आप नोट कर लेना, ठीक है ना। ठीक है, लोथल गुजरात, शाबाश। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल पुरातात्विक स्थल वर्तमान में किस जिले में है? अब बताओ, मैंने जो व्याख्या पिछली बार की अभी पहले क्वेश्चन में, उसमें ये सब व्याख्याएं आ गई, इनके में इनमें प्रश्न के उत्तर आ गए। इसलिए अगर प्रश्न की एक व्याख्या सुन लेते हैं तो उसके साथ कई प्रश्न क्लियर हो जाते हैं। तो आप बता सकते हैं अब आराम से कि ये हनुमानगढ़ में है। इसके लिए तो विशेष आपको ज़्यादा याद करने की आवश्यकता है नहीं, मैंने आपको बता दिया। इसमें एक और जोड़े तो भी है, जैसे बड़ोपल, अगर हम बड़ोपल और जोड़ लेंगे तो भी, मानिए 4 स्थान हैं, ये किस जिले में है? हनुमानगढ़ में है। और किस नदी के किनारे हैं? ये घग्गर नदी के किनारे हैं, हनुमानगढ़ में है। ओके, अगर मैं ये कहूँ कि जिलों के हिसाब से स्थानों को सुमेलित करिए, ठीक है ना, जिलों के हिसाब से, जैसे मैं एक स्थान लिखता हूं गुरारा, गुरारा, या मैं एक स्थान लिखता हूं कि रंग महल, रंग महल। एक स्थान में लिखता हूं सौथी, सौथी, और एक स्थान में लिखता हूं चक चौरासी, चक चौरासी। ये सारे के सारे स्थान हैं, ये इनके साथ सुमेलित हैं, सारे के सारे इनके साथ ये सुमेलित हैं। तो उससे अच्छा, सौथी के बारे में देखो क्या प्रश्न बनता है। सौथी ये जो है, ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है सौथी। सौथी को कालीबंगा प्रथम भी कहा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कालीबंगा प्रथम, इसे कालीबंगा फर्स्ट भी कहा गया सौथी। अमलानंद घोष जो कालीबंगा की खोज से जुड़े हुए रहे, उन्होंने ही सौथी की भी खोज की। तो गुरारा जो स्थान है, सीकर में गुरारा, गुरारा के बारे में प्रश्न पूछा गया कि 2744 आहत सिक्के, 2744 आहत सिक्के हैं, वो कहां से प्राप्त हुए? तो गुरारा सीकर से प्राप्त हुए। अगर मैं कहूं कि आहत सिक्के किस काल के हैं, भाई आहत सिक्के हैं, आहत को हम पंचमार्क भी बोल सकते हैं, पंचमार्क भी बोल सकते हैं। आहत को हम रजत सिक्के भी बोलते हैं, रजत सिक्के भी बोल सकते हैं। रजत मानी चांदी के सिक्के हैं। और ये मौर्यकालीन सिक्के हैं। ये किस काल के हैं भाई? मौर्यकालीन सिक्के हैं। आहत सिक्के मौर्यकालीन सिक्के हैं। इनके ऊपर लेख नहीं मिलता, याद रखिए, लेख नहीं मिलता, अंक भी नहीं मिलता, किसी राजा की फोटो भी नहीं मिलती, इसके ऊपर चित्र भी नहीं मिलता। अभी तो इस पर केवल नेचर के 5 चिन्ह है वो मिलते हैं, प्रकृति के 5 चिन्ह मिलते हैं। ठीक है, शाबाश। दिलराज, अनीता मौर्य, रवि, ममता कुमारी, हाँ ठीक है। ताम्रवती नगरी के नाम से विख्यात पुरास्थल जिसे धूलकोट के नाम से भी पुकारा जाता है। अब ये नाम देखो आप, धूलकोट, ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी के नाम से विख्यात प्राचीन स्थल पुरास्थल जिसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। बड़ा सरल प्रश्न है, हालांकि प्रश्न के अंदर ही 2 उत्तर दे दिए। दिलराज सिंह क्या कह रहे हैं कि आपका कोर्स ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, टेक्निकल टीम देख रही है इसको और आप भी ट्राई करिए। सर हमारी हिस्ट्री की क्लास कब से स्टार्ट होगी? सौरभ, ये तो आपको सूचनाएं ऐप पर आ जाते हैं इसमें, और आपको जब सूचनाएं मिलेंगी तभी मेरे को मिलेंगे। सर परकोटे के दक्षिण में आरक्षक कक्ष, आहड़ अनीता, तो वेरी गुड आहड़ अनीता, वेरी गुड, शाबाश अनीता, आपका आंसर एकदम करेक्ट है। आहड़, आहड़ जिसका जो कहें कि प्राचीन नाम तो ताम्रवती नगरी था। आहड़ का जो प्राचीन नाम जो दे रखा है, आप जो पढ़ रहे हो वो क्या है? ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी, ठीक है। परंतु अगर मैं ये कहूं आहड़ का 11वीं शताब्दी में नाम क्या था? आहड़ का 11वीं शताब्दी में नाम क्या रहा? तो 11वीं शताब्दी में आहड़ को कहा गया आघाटपुर, आघाटपुर या आघाट दुर्ग कहा गया। परंतु वर्तमान नाम क्या है इसका? इसका जो वर्तमान नाम है वो है धूलकोट, वर्तमान नाम है इसका धूलकोट। धूल यानी मिट्टी, कोट मानी दुर्ग, मिट्टी का दुर्ग। तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। इसमें बालाथल पर एक जो प्रश्न, जो ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है बालाथल पर, वो आप देखिए बालाथल पर क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें एक तो खोजकर्ता के संदर्भ में बात पूछी जाती है। तो खोजकर्ता इसमें V.N. मिश्र हैं, यानी वीरेंद्रनाथ मिश्र हैं, जो 1962 में बालाथल उदयपुर की वल्लभ नगर तहसील में है। और इसी प्रकार एक सूती वस्त्र के बारे में पूछा जाता है कि सूती वस्त्र का टुकड़ा है वो कहाँ से प्राप्त हुआ?
तो याद रखिए सूती वस्त्र का टुकड़ा राजस्थान में 2 जगह से प्राप्त हुआ है, एक कालीबंगा से, एक सूती वस्त्र का टुकड़ा बैराट से और एक बालाथल से। इसी प्रकार आप देखो कि इसमें एक प्रश्न पूछा गया कि कुष्ठ रोग का, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कुष्ठ रोग का जो प्राचीन प्रमाण है वो भी हमें कहां से प्राप्त हुआ, बालाथल से प्राप्त हुआ कुष्ठ रोग का। और इसमें 5 लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं, 5 लोहा गलाने की भट्टियां भी यहां से प्राप्त हुई हैं, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। 5 लोहा गलाने की भट्टियां यहां से प्राप्त हुई हैं। और साथ ही एक बैठी अवस्था में समाधि है। ये सारे के सारे मैं जो 5 मैंने 1 2 3 4 5 ये जो बताए हैं, ये 5 प्रश्न ही है। बैठी अवस्था में समाधि, बैठी अवस्था में समाधि यानी कोई व्यक्ति बैठा है एक खड्डे में, यूं बैठा है और यूं खड्डा है, इसमें एक बैठे हुए कंकाल मिला, तो इसका मतलब उसने कभी समाधि ली होगी। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमलानंद घोष ने 1951-52 में किस सभ्यता स्थल की खोज की? याद करिए, अमलानंद घोष ने 1952, हाँ, एच.डी. साकलिया, आहड़ बनाम संस्कृति, उमाकांत, बबलू सिंह, बालाथल, ठीक है। बैठी अवस्था में, बेटी अवस्था में नहीं रहे ममता, बैठी अवस्था में, हाँ, झुकर झांगर संस्कृति। भाई उमाकांत, झुकर झांगर संस्कृति का चनहुदड़ो से प्रमाण मिला है। चनहुदड़ो जो पाकिस्तान में, वहां से झुकर और झांगर संस्कृति के प्रमाण मिले, ठीक है। ओके, वेरी गुड। अमलानंद घोष, ये कालीबंगा, तो बहुत सरल प्रश्न है, ये आप सब जानते हैं। अमलानंद घोष, आप देखो कि जो गणेश्वर है वो किस नदी के किनारे है? गणेश्वर कातली नदी के, कातली भी कह सकते हैं इसे, काटली भी कह सकते हैं, काटली नदी के किनारे है। ऐसे ही बैराट जो है वो बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। जो कालीबंगा है वो घग्गर नदी के किनारे है, और जो आहड़ है वो आयड़ नदी के किनारे है। आयड़ नदी को बेड़च नदी भी कह सकते हो। आप सब जानते हैं कि आयड़ नदी जब उदय सागर झील में गिर जाती है और जब निकलती है तब बेड़च कहलाती है। बाद में बनास, बेड़च और मेनाल नाम की एक त्रिवेणी संगम भी बनता है। कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में गलत कथन का चयन करिए। गलत कथन यानी हमें गलत कथन देखना है, और किसके बारे में देखना है? कालीबंगा सभ्यता के बारे में देखना है। कालीबंगा के लोग ग्रिड पैटर्न प्रणाली के आधार पर कृषि कार्य को अपनाते थे। बड़ोपल के बारे में कुछ समय मिले तो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। उमाकांत सर आप कहाँ से? झुंझुनू से हूँ। कालीबंगा के लोग ग्रिड पैटर्न कैसे? जैसे आपने ग्लोब देखा होगा, ग्रिड पैटर्न में अक्सर एक रेखा को दूसरी रेखा यूं समकोण पर काटती है। तो कालीबंगा में ग्रिड पैटर्न प्रणाली के आधार पर कृषि कार्य अपनाते थे। अब इसको हम यूं भी कह सकते हैं, जैसे ये हल की रेखाएं हैं और ये इधर भी इसको जोता गया है, यानी दोनों तरफ, तो ये क्या हो गया? ग्रिड पैटर्न हो गया। जैसे ग्लोब के आप अक्षांश और देशांतर को काटते हुए आप ग्रिड देखते हो, वैसे ही। तो कालीबंगा सभ्यता के लोग मृत शरीर को दफनाने पर कुंडल और दर्पण साथ रखते थे। कैसा है कि आभूषण साथ में रखते थे। यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता के रूप में विकसित हुई। यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता के रूप में विकसित हुई और कालीबंगा सभ्यता लोग शल्य चिकित्सा से परिचित थे। अब इसमें हमें क्या देखना है? ये गलत कथन देखना है। तो कालीबंगा में ग्रामीण सभ्यता वाला मामला नहीं है। ग्रामीण सभ्यता तो है किसकी? जो आहड़ है वो ग्रामीण सभ्यता के रूप में जानी जाती है। कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी। हाँ, इतना अवश्य है कि कालीबंगा के निचला जो स्तर है, स्तर संख्या 1 और 2, वहां से हमें गांव के प्रमाण मिले हैं, और स्तर संख्या 3, 4 और 5 से हमें नगर के प्रमाण मिले हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या है? सी। राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? बागोर, बालाथल, रेड और सुनारी। बागोर, बालाथल, रेड और सुनारी। राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण, तो पशुपालन के प्रमाण तो देखो बागोर से प्राप्त हुए हैं। बागोर से प्राप्त हुए। बागोर कहाँ है भाई? बागोर भीलवाड़ा में है।
बागोर भीलवाड़ा में है और बालाथल कहाँ है? उदयपुर में, उदयपुर में है। रेड टोंक में है, ढील नदी के किनारे। और सुनारी ये झुंझुनू में है, सुनारी ये कहाँ है? झुंझुनू में। सुनारी के ऊपर एक प्रश्न पूछा गया है कि जो सुनारी है यहां से हमें एक लोहे का कटोरा मिला है, लोहे का कटोरा, लोहे का कटोरा हमें इससे प्राप्त हुआ है। तो पशुपालन के सबसे पुराने प्रमाण हमें बागोर से प्राप्त हुए हैं। अच्छा, बागोर से आप देखिए, बागोर जिसकी जहां से हमें यू कहेंगे 1967 वी.एन. मिश्र जुड़े हैं बागोर से, वी.एन. मिश्र जुड़े हैं, खोजकर्ता बागोर के। बागोर के बारे में जो बहुत बढ़िया प्रश्न है, एक तो पशुपालन वाला सबसे पुराना है। मानी बागोर से जो पशुपालन के प्रमाण मिले हैं वो जानते हैं किस काल के हैं? वो मध्य पाषाण काल के हैं, मध्य पाषाण काल के हैं ये प्रमाण मिले हैं। तो यानी मध्य पाषाण काल में पशुपालन का जो है वो शुरू हो गया था, पशुपालन करना शुरू हो गया था। परंतु उनको ये नहीं पता था कि पशुओं से हम दूध प्राप्त कर सकते हैं क्या। वो तो पशुपालन केवल मांस के लिए किया करते थे। बागोर से हमें एक लेटी अवस्था में समाधि, देखो बैठी अवस्था में समाधि वो हमें बालाथल से है, और यहां से लेटी अवस्था में समाधि, लेटी अवस्था में समाधि के प्रमाण हमें बागोर से मिले हैं। जो रेड है यहां से हमें एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला, एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला, एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला, सिक्कों का भंडार। और इसीलिए आप देखो कि इसे प्राचीन युग का टाटा नगर भी कहा जाता है, प्राचीन युग का टाटा नगर, प्राचीन युग का टाटा नगर भी कहा जाता है। ठीक है। आहड़ सभ्यता के संदर्भ में गलत कथन क्या है? आहड़ सभ्यता के संदर्भ में गलत कथन क्या है? आहड़ सभ्यता के संदर्भ में गलत कथन क्या है? यहां से अनाज भरने के मृद भांड पात्र, ये तो आपको पता है, मैंने थोड़ी देर पहले एक बड़ा सा मटका बनाया था, गोरियार कोट पर प्रश्न भी था। ठीक है। क्लास नहीं चल रही है तो आप अपना मोबाइल देखो भाई, क्लास शायद कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। यहाँ से तो प्रॉपर चल रही है। सर जयपुर वाली क्लास में हिस्ट्री की क्लास लीजिए। ये देखो जयपुर का मामला ये सब संस्था का है तो वो देखती है। कोई प्रश्न पूछिए आप। हेमराज लोढ़ा, गुड इवनिंग। तो चलिए, अनाज भरने के मृद भांड, मैंने बताया था ना, बड़े बड़े मृद भांड जिसे गोरिया कोट कहा जाता है। तो ये तो इसका मतलब ये तो सही है। हमें क्या देखना है? आहड़ के बारे में गलत कथन देखना है। इस स्थल से यूनानी देवता अपोलो की आकृति प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही है। यूनानी देवता अपोलो की आकृति हमें मुद्रा से प्राप्त हुई है, और ये मुद्रा 6 मुद्राएं हैं और 3 मोहरें यहां से प्राप्त हुई। इस पर एक व्यक्ति यूं खड़ा दिखाया रखा है, एक व्यक्ति यूं खड़ा है और उस व्यक्ति के हाथ में तीर है और कंधे के ऊपर तरकश है। इसे अपोलो देवता उसे कहा गया। एक मुद्रा के ऊपर इस प्रकार का चिन्ह है जिसे हम त्रिशूल कहेंगे। तो अपोलो देवता और त्रिशूल अंकित जो अपोलो देवता और त्रिशूल अंकित जो मुद्राएं हैं वो कहां से प्राप्त हुई? आहड़ से प्राप्त हुई। चलिए ये भी अगला देखते हैं। इस सभ्यता से गांधार शैली के प्रमाण मिले हैं। गांधार शैली के प्रमाण मिले हैं क्या? गांधार है कहां? पहले तो ये देखो भाई, अफगानिस्तान में जो कंधार है उसी का प्राचीन नाम गांधार था, उसी का प्राचीन नाम था। तो यहां मुझे गड़बड़ लगता है। अगला देख ले, आहड़वासी उल्टी तपाई शैली को अपनाते थे, बिल्कुल सही है, उल्टी तपाई शैली को। इसका मतलब हमारा जो उत्तर है वो क्या है? ये, क्योंकि हमें यही पूछा है कि गलत क्या है। आप सोचेंगे सर उल्टी तपाई विधि होती क्या है? तो आप देखो, मान लो कोई मटका है ना, ये मटका है, ये मृद भांड है। इस मृद भांड को जब आग में पकाया जाता है तो इस तरह उल्टा रखा जाता है, और यहां से आग है, अग्नि है, वो लगाई जाती है। अब अग्नि क्या है? अंदर जब उसकी आंच आएगी अंदर, तो फिर ये पूरी ऊष्मा का उपयोग होगा ढंग से, माने अंदर पका देगी। अगर मृद भांड को सीधा रख के उसके बाद पकाया जाएगा, सीधा रखकर उसके बाद अगर पकाया जाएगा तो आग क्या है? साइड से निकल जाएगी, उसको पका नहीं पाएगी ढंग से। और यहाँ उल्टा होते ही और अंदर पूरे ऊष्मा निकलने के लिए जगह नहीं, इसलिए ढंग से मटका पक पाएगा।
इसको बोलते हैं उल्टी तपाई विधि, और इसके हम प्रमाण हमें आहड़ से प्राप्त होते ही हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है। अब आप सोचेंगे कि सर इस सभ्यता से गांधार शैली के प्रमाण नहीं मिले, ये बात ठीक है, चलो हमने प्रश्न का उत्तर करेक्ट कर दिया, परंतु फिर कहाँ से मिले हैं, है ना, ये भी तो है। तो देखो ये कुषाण काल के प्रमाण है। ये किस काल के हैं? कुषाण काल के। ये कुषाण काल में गांधार जो शैली है वो एक मूर्ति निर्माण शैली थी। ये कोई सभ्यताओं के संदर्भ में मामला है नहीं, ये एक मूर्ति निर्माण शैली थी। गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। और गांधार शैली की जो मूर्तियां हैं उसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति हमें मिली, और वो इस तरह बैठे हुए और एकदम बलिष्ठ, जैसे जिम से अभी भी आए हैं, है ना, बलिष्ठ डोले शोले एकदम पूरा, और एक बहुत महीन वस्त्र पहने हुए ऐसा उसमें दिखा रखा है, और उस वस्त्र के भीतर से जैसे शरीर है वो बलिष्ठ है वो दिख रहा है। तो इस तरह की शैली है वो मूर्ति निर्माण शैली, वो गांधार शैली है। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मैं बार बार इसको चिन्हित करता हूं क्योंकि अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। अब प्रश्न पत्र में एक आध प्रश्न में तो इस तरह गलती कर ही जाते हैं कि सर हमने ये देखा ही नहीं, ये गलत असत्य पूछा है या सत्य पूछा है ना, ये देखना बहुत जरूरी है। महासत्यों का टीला बागोर भी, महासत्यों का टीला आप आहड़ में भी देखते हो और महासत्यों का टीला है बागोर में भी, ये तो बात करेक्ट है एकदम। गोफन के प्रमाण बागोर, हाँ बिल्कुल मिले ना भाई, गोफन की गोलियां मिले हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे गांव से भी होंगे, और गांव में आप देखो पक्षी उड़ाने के लिए एक रस्सी का बनाया गया इस तरह आगे उसके जगह होती है, उसमें पत्थर रखा जाता है गोल गोल गोली, और फिर उसको यूं घुमाया जाता है, वो गोफन कहलाता है। तो ये गोफन की जो गोलियां हैं ये हमें बागोर से प्राप्त हुई हैं, इसका मतलब गोफन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, करेक्ट। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग ओझियाना, भाई ओझियाना तो कहाँ है बच्चों? ओझियाना भीलवाड़ा में है। ओझियाना कहाँ है? भीलवाड़ा में। पर हमें यहाँ से बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के प्रमाण नहीं मिले हैं, यहाँ से हमें बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के प्रमाण नहीं मिले। तो जो गलत कथन है वो तो यही है, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। और प्राचीन जोक बाबा, जाख नहीं है ये जोक है, जोक बाबा की यक्ष मूर्ति नोह कहाँ है? भरतपुर में है। तो ये एकदम करेक्ट है, ये भरतपुर में है और नोह से हमें प्राप्त हुआ है। जोक बाबा की मूर्ति प्राप्त हुई है नोह से। नोह है वास्तव में लोह युगीन स्थल है, प्राचीन लोह युगीन स्थल है। अब आप कहेंगे सर ठीक है आंसर तो आ गया, पर बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग वास्तव में कोई थी भी पेंटिंग, कहीं से प्राप्त हुई भी है या कल्पना से ही ये प्रश्न बना के लिख दिया? नहीं, वास्तव में पेंटिंग थी बच्चों। ये बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग है, ये गरदड़ा से मिली है हमें। कहाँ से मिली? गरदड़ा से। और गरदड़ा कहाँ है भाई? गरदड़ा बूंदी में है। गरदड़ा से हमें बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग मिली है। अब बर्ड क्या होता है? पक्षी। राइडर मानी चलाने वाला, जैसे बाइक राइडिंग है, जैसे कार राइडिंग है, हॉर्स राइडिंग है। और रॉक मानी चट्टान, और पेंटिंग मानी चित्र, मानी पत्थर की चट्टान पर पक्षी का चित्र है, और ऐसा लगता है जैसे उस पक्षी को कोई चला रहा है, ड्राइव कर रहा है, मतलब कोई पक्षी के ऊपर बैठा है। जैसे आप कल्पना करो ना कि गरुड़ के ऊपर कौन विराजमान होते हैं? भगवान विष्णु होते हैं ना। जैसे मोर पक्षी पर कार्तिकेय रहता है ना, इसी प्रकार से आप देखिए। तो एक यूं करके ये जो पेंटिंग है, मुझसे बहुत अच्छी पेंटिंग तो वो नहीं बनेगी, पर एक कल्पना आपको मैं दे दूंगा कि इस तरह की पेंटिंग है। जैसे एक पक्षी है, ये पक्षी की चोंच की कल्पना करिए, पक्षी की आंख है, ये पक्षी के सिर पर कुछ बना हुआ है, और ये पक्षी के पंजे हैं, है ना, ये पक्षी के पंजे हैं, ठीक है, और ये पक्षी की पूंछ वगैरह है। अब आप देखो कि ये एक पक्षी की कल्पना करिए, इस तरह का पक्षी बना हुआ है, और इस पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, इस पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ, और ऐसा लग रहा है जैसे ये पक्षी को चला रहा है, ड्राइव कर रहा है, जैसे गरुड़ के ऊपर भगवान विष्णु बैठे रहते हैं। इसे कहा गया बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, ठीक है। तो ये कहाँ से मिली? गरदड़ा से मिली। रॉक पेंटिंग मानी चट्टान के ऊपर हमें ये पेंटिंग मिली है। तो चलिए इसमें राइट आंसर क्या है? सी। डिलक्स टाइप बर्तनों के लिए प्रसिद्ध स्थान था। चलो मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूं एक बार। रेखा, सर क्लास बार बार रुक रही है, तो मैं टेक्निकल टीम से कहूँगा कि आपको कुछ सुझाव दे दें। क्लास रुक रही है तो क्या और हो सकता है? क्या है? लालनाथ सर, ऐसा नहीं पढ़ा है सर। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए। और बबलू सिंह, ठीक है, थैंक यू भाई बबलू सिंह राजपूत। गरदड़ा पाली में नहीं है क्या सर? नहीं, गरदड़ा बूंदी में है, ठीक है ना, पाली में नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। डिलक्स टाइप जो बर्तन होते हैं, यानी बर्तनों का एक विशेष प्रकार,
ये कहाँ से, इस डिलेक्स टाइप जो बर्तन हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गरदड़ा बूंदी से, ईसवाल से, ओझियाना से या सोंथी बीकानेर से डिलेक्स टाइप बर्तन कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अब आप देखो कि सोंथी जो बीकानेर है और ओझियाना, सोंथी बीकानेर और ओझियाना से जो चीज प्राप्त हुई है वो तो आप देख पा रहे हैं कि ओझियाना से जो चीजें प्राप्त हुई हैं वो तो सफेद बैल की मूर्ति है, सफेद बैल की मूर्ति है इसमें तो ओझियाना तो। और ईसवाल उदयपुर है। ईसवाल से हमें ऊंट के दांत मिले हैं, ऊंट के दांत यहां से प्राप्त हुए। ईसवाल से हमें यूं कहें कि उद्योग के भी प्रमाण मिले हैं, है ना, कारखाना उद्योग इस तरह से। गरदड़ा मैं आपको बता चुका हूं। ओझियाना भीलवाड़ा से है। ये देखो ओझियाना के ऊपर एक और भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। ओझियाना पर क्या है कि ओझियाना से हमें, ओझियाना एक ऐसा स्थान है जो पहाड़ पर है, बाकी सारे स्थान फ्लैट लैंड के ऊपर है, समतल भूभाग पर है। और ये क्या है, ये पहाड़ के ऊपर है। तो पहाड़ पर स्थित एकमात्र स्थल, पहाड़ पर स्थित एकमात्र स्थल यही है। और ओझियाना पर जो प्रश्न पूछा गया है पिछले, अगर 10 साल के प्रश्न पत्र उठाओ कि ओझियाना से क्या पूछा गया, तो एक तो बी आर मीणा का पूछा गया कि जो बी आर मीणा है वो इसके 2000 ईस्वी में बी आर मीणा ने इसकी खोज की थी, बी आर मीणा ने खोज की थी। और एक मूर्ति पर प्रश्न पूछा गया था, वो था सफेद बैल की मूर्ति। सफेद बैल की मूर्ति यहां से प्राप्त हुई है, सफेद बैल की मूर्ति यहां से प्राप्त हुई है। तो ओझियाना नहीं है, सोंथी भी नहीं है, सोंथी कालीबंगा प्रथम इसे कहते हैं, सोंथी को अमलानंद घोष ने। ईसवाल इसमें राइट आंसर है, ईसवाल। यहां से हमें डिलक्स टाइप के जो बर्तन हैं वो प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान को कालीबंगा प्रथम, मैं कई बार बता चुका हूं तो इसमें वापस रिपीट नहीं करूंगा मैं इस बात को, सोंथी कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। इसमें नगर आया नहीं अब तक, नगर टोंक में है। अभी नगर कहाँ है? टोंक में है। और यहां से हमें महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति प्राप्त हुई है, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति प्राप्त हुई है, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति। ये एक अच्छा प्रश्न इस पर टोंक के ऊपर, नगर के ऊपर बन सकता है। नगर के ऊपर बैराट इसकी चर्चा हो चुकी है, बालाथल हो चुकी है। अगर मैं कहूं कि सम्राट अशोक के जो अभिलेख है, सम्राट अशोक का भाब्रू अभिलेख, वो कहां से प्राप्त हुआ है? बैराट से ही प्राप्त हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। किस स्थान से एक प्राचीन प्रथम अलंकृत गुफा प्राप्त हुई है? क्या होती है अलंकृत गुफा? मानी ऐसी गुफा जिसमें कुछ चित्र वित्र अलंकार किए गए हैं। तो ऐसे सबसे पहली गुफा, प्राचीनतम अलंकृत गुफा है वो इसमें बांका गांव से है। बांका गांव भीलवाड़ा में पड़ता है। तो यहां से हमें प्रथम अलंकृत गुफा, ये मुझे लगता है कि प्रथम अलंकृत गुफा, ये लगभग 3 से 4 बार प्रश्न है, ये अलग अलग परीक्षाओं के अंदर आ चुका है। तो बांका गांव में है। किस पुरास्थल को प्राचीन भारत का टाटा नगर, मैं बता चुका हूं, जो पीछे मैंने व्याख्याएं की हैं उन्हीं में से बहुत सारे सॉल्यूशन तो आपके इसमें हो ही रहे हैं। नगर टोंक, नगरी चित्तौड़गढ़, बिल्कुल सही बात है। ममता कुमारी ने कितना बढ़िया बताया है कि नगर तो है टोंक में जो अपने अभी आया है, और नगरी है वो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। और नगरी का एक नाम माध्यमिका भी था, माध्यमिका, जिसका उल्लेख पाणिनि ने अपनी किताब अष्टाध्यायी में सबसे पहले माध्यमिका शब्द देता है। ठीक है, चलो शाबाश। तो प्राचीन भारत का टाटा नगर रेड है। ये रेड किस नदी के किनारे है? ढील नदी के किनारे है, ढील नदी के किनारे है। और अब देखो कि रेड से हमें सिक्कों का भंडार मिला। मैं ये तो बता चुका कि रेड से सिक्कों का भंडार मिला, पर मैं आपको ये बता देता हूं कि 3075 आहत सिक्के मिले हैं यहां से। 3075 आहत सिक्के, मतलब बड़ा भंडार मिल गया। आप देखो यहां से 300 मालव सिक्के मिले हैं, 300 यहां से मालव सिक्के मिले हैं, मालव सिक्के यहां से प्राप्त हुए हैं, 300 मालव सिक्के यहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और यहां से
मित्र शैली के सिक्के, सेनापति शैली के सिक्के, मैं लिख देता हूं मित्र शैली व सेनापति शैली के सिक्के, सेनापति शैली के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, सेनापति शैली के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सुनारी के बारे में मैं बता चुका हूं, नोह के बारे में भी हम बातचीत कर चुके हैं, वहां से हमें जोक बाबा की मूर्ति प्राप्त हुई है। डॉक्टर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बैराठ के किस स्थान को उत्खनन के लिए चिन्हित किया? ये तो आप जानते हैं कि ये जो दयाराम साहनी है उन्होंने 1936 में बैराठ में प्राचीन सभ्यता की खोज की। पर बैराठ में भी कम थोड़ी पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी कई पहाड़ियां, जिसे डूंगरी कहते हैं। कुछ डूंगरियों के नाम भी हैं, बीजक डूंगरी, भौमजी की डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी, है ना, इस तरह डूंगरी है। तो कौन सी डूंगरी को सबसे पहले चिन्हित किया? सबसे ज्यादा सिक्के यहीं से मिले। बिल्कुल ठीक है, वो चला गया प्रश्न, वो तो एंशिएंट इंडियन, हाँ ठीक है, आ गया। दीपिका वेरी गुड, ए उत्तर दे रहे हो क्या? बीजक। अनिता शाबाश, बहुत बढ़िया, ए उत्तर है बीजक डूंगरी। और देखो ये बीजक डूंगरी है, मान ये जो पहाड़ी है, बीजक की जो पहाड़ी है, इस बीजक पहाड़ी पर ही हमें स्तूप मिला है। स्तूप क्या मिला जी? बौद्ध स्तूप मिला है। स्तूप ऐसे उल्टे कटोरे की आकृति का होता है, अर्धवृत्ताकार ढांचा। बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियों को इसमें संरक्षित रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अच्छा, यहां से हमें एक गौल बौद्ध मंदिर मिला है, गौल बौद्ध मंदिर। मैं जो बातें बता रहा हूं, अगर आपने पीछे के प्रश्न पत्र देखे तो आपको पक्का लगा होगा कि सर वास्तव में ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। अच्छा, इसी के ऊपर हमें अभिलेख मिला, माने कुछ लिखा हुआ मिला। उस लिखे हुए को यूं गोलाकार में काट करके और उसके बाद उसे ये जो भाब्रू अभिलेख, इसको क्या बोला गया? भाब्रू अभिलेख बोला गया इसे, भाब्रू अभिलेख। इस भाब्रू अभिलेख की जो खोज है, भाब्रू अभिलेख की खोज 1837 में कैप्टन बर्ट ने की थी। कैप्टन बर्ट ने खोज की और 1840 में इसे कलकत्ता ले जाया गया, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संग्रहालय में रखा गया था। हाँ, गोलाकार में काट करके, हाँ बिल्कुल गोलाकार में काटकर सर घूमे से क्या मिला? घूमे से क्या मिला? क्या लिख रहे हो आप ईश्वर सिंह? उसको यूं काट करके, भाई आप अक्सर अभिलेख की कल्पना करते हो आयताकार, चौकोर, है ना, इस तरह, पर ये गोलाकार ही अभिलेख है, माने इस पहाड़ के ऊपर ही लिखा हुआ है और इसको सावधानी से काट करके कलकत्ता ले जाया गया, यानी कोलकाता ले जाया गया, उसकी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संग्रहालय में रखा हुआ है। और ये प्राकृत भाषा में है। ये किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है, प्राकृत भाषा में है। और किस लिपि में है भाई? ब्राह्मी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। सम्राट अशोक के काल का है। इसमें बहुत एक बढ़िया जानकारी मिलती है, बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अशोक का झुकाव, और अशोक को मगध का राजा कहा गया। ये बहुत ही विलक्षण बातें हैं जो यहाँ से हमें प्राप्त होती हैं। सम्राट अशोक के लघु शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख यही है। लघु शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है यही है। राज्य के किस पुरातात्विक स्थल से मध्य पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? राज्य के किस मध्य पाषाणकालीन। अब अगर आपने आज की ही क्लास को अब तक भी अगर ठीक से आपने देखा है तो आराम से उत्तर दे देंगे। अब मैं उत्तर नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं व्याख्या में पीछे बता चुका हूं। आप बताओ इसमें। अरे नरेंद्र, आप जो कह रहे हो वो मुझे भी नहीं पता है। आप कह रहे हो कि सर बताइए, ऐसे ही पढ़ाएंगे या फिर थ्योरी भी पढ़ाएंगे? ये तो संस्था तय करती है, अलग अलग फैकल्टी को तो जो क्लासेज आती हैं वो देती है, फैकल्टी आगे पढ़ा देती है। मैनेजमेंट पूरा तय करता है क्या क्या करना, तो ये मैनेजमेंट बता पाएगा, ये मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना। इसलिए एक बात को 4 बार मत पूछो, नहीं तो पहली बार में ही उत्तर दे देता मैं आपका, ठीक है ना। तो राज्य के किस पुरातात्विक स्थल से मध्य पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए? तो बागौर से। कहाँ से भाई? बागौर से। मैं बता, शाबाश, बहुत बढ़िया दिनेश ने सही उत्तर दिया एकदम। निम्नलिखित में से गलत कथन है,
निम्नलिखित में से गलत कथन है बैराठ विराटनगर। देखो, मैं हमेशा ये करते हुए सुमेलित करने का नए प्रश्न बनाते हुए आ रहा हूं। मुझे पता है कि आगे जाकर के आपको इस तरह के समस्याएं आ सकते हैं और सुमेलित करने का एक स्वभाव, एक आदत होनी ही चाहिए। तो बैराठ विराटनगर, माध्यमिका नगरी, खेड़ा खेड़ा बागोर नहीं, और कालीबंगा सोथी। तो इसमें यह सुमेलित नहीं है। खेड़ा सभ्यता टोंक में है, एक है मित्रों, टोंक में है, ये सुमेलित नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं कि सोथी बीकानेर में है और सोथी को कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है, और अमलानंद घोष ने ही इसकी खोज की, जिस व्यक्ति ने कालीबंगा की खोज की। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। यास्मीन, विजयलक्ष्मी, मुकेश, मोनिका, मीना, मोनिका, दिनेश कुमार, संगीता, शाबाश, बहुत बढ़िया। निशा, विवेक, गुड। 4000 वर्षों पुरानी सभ्यता का पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप किस गांव में प्राप्त हुआ है? 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता, और जगह भी आपको दे दी, उदयपुर के पास। अब आप देखो ऑप्शन में उदयपुर के पास कौन कौन से आपको लगते हैं। क्या दिलवाड़ा उदयपुर में है? क्या एकलिंग जी, आहड़, जगत? तो इसमें राइट आंसर बताओ रे। खेड़ा, टोंक, सुनीता, हाँ वो तो गया ना, प्रश्न गए वो तो। कमलेश, ठीक है। संगीता, कैलाश, रामनारायण, दीपिका, पुनिया, योगेश 18 में बी। अरे भाई, 4000 वर्ष पुरानी उदयपुर के समीप क्या है? आहड़ है। आहड़ सभ्यता 4000 पुरानी व्यवस्था है, सभ्यता है, और ये ग्रामीण सभ्यता है। ये क्या है? ग्रामीण सभ्यता है। ये ग्रामीण सभ्यता है आहड़। और आप सब जानते हैं कि जो आहड़ है, इसका खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, इसलिए बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की, आहड़ की, 1953 में। राजस्थान में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा, चलो क्या पूछा है? कालीबंगा में पुरातात्विक उत्खनन कार्य कब आरंभ हुआ? ठीक है, बताइए पुरातात्विक कब? सरिता, संगीता, शिवानी, अदिति। वर्ष 1961, 62, 69 और 70। तो इसमें कब आरंभ हुआ? 61 में भी पहला उत्खनन 61 से 69 चला। अब आप देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए 69 भी दे रखा है इसमें, पर जो स्टार्टिंग होता है ना वही माना जाता है। ठीक है, 18 में डी। 18 तो गया भाई, 19 बताओ। हाँ, वेरी गुड अनीता, शाबाश। अलका, गुड। गीता, योगेश, वेरी गुड। मनोज, बहुत बढ़िया। आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? माने हमें आहड़ सभ्यता देखना है और अर्थव्यवस्था का जो बेस क्या है ये देखना है। तो खेती, पशुपालन, उद्योग धंधे और नौकायन। 61 का तो आ गया, 19 का आ गया भाई। उत्तर अगला, चलो 20 वाला बताओ रे। संगीता खेती बता रही है। राम किशोर ए, संगीता, दीपिका सी बता रही है। राइट आंसर है बी, पशुपालन। राइट आंसर क्या है? बी, इसमें पशुपालन है। मानी आहड़ सभ्यता की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार क्या था? वो पशुपालन था। उद्योगों का भी कोई प्रमाण आहड़ से हमें प्राप्त हुआ क्या? तो मैं आपको एक सेकंड ग्रेड का प्रश्न बताता हूं जो पूछा गया था। वो ये पूछा गया था कि रंगाई छपाई के ठप्पे, रंगाई छपाई के ठप्पे हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं? अच्छा, रंगाई छपाई के ठप्पे प्राप्त हुए हैं, इसका मतलब रंगाई छपाई उद्योग था। तो रंगाई छपाई उद्योग भी हमें प्राप्त हुआ है। कहां से? आहड़ से प्रमाण हुआ। अच्छा, आहड़ में क्या संयुक्त परिवार प्रथा थी? आहड़ में क्या संयुक्त परिवार प्रथा के प्रमाण मिले हैं? आहड़ में क्या संयुक्त परिवार प्रथा के प्रमाण मिले हैं? हाँ, बिल्कुल मिले हैं ना। और क्या अनुमान लगता है? एक ही घर में 6 चूल्हे मिले हैं। एक ही घर में कितने चूल्हे मिले हैं? 6 चूल्हे। इससे क्या अनुमान लगता है? भाई, एक चूल्हे से अमूमन 7-8 लोगों का भोजन अगर बन सकता है तो 6 चूल्हे, इसका मतलब बहुत सारे लोग एक ही छत के नीचे रहते थे। तो संयुक्त परिवार प्रथा के प्रमाण हमें
आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ये गांव की सभ्यता थी, कच्ची ईंटों से भवन बनाते थे, पक्की ईंटों का यहाँ कोई प्रमाण नहीं मिला है। एक विशाल कमरे को, बड़े कमरे को 2 भागों में बांटकर किस तरह काम में लेते, ये भी बहुत बढ़िया। और मृद भांड वाली बात मैंने आप बताई, गोरे या कोठ, उल्टी तपाई विधि, ये सब। तो चलो पशुपालन के यहाँ से प्रमाण मिले हैं। जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि इसमें करेक्ट आंसर खेती वाला मामला है, तो खेती के यहाँ से आप देखो चावल के प्रमाण मिले हैं, यहाँ से चावल के और ज्वार के प्रमाण मिले हैं। चावल आहड़ वासियों का मुख्य खाद्य था, मुख्य खाद्य, ठीक है। चावल है वो आहड़ वासियों का मुख्य खाद्य था। अगर मैं कहूं कि क्या आहड़ वासियों का संबंध मेसोपोटामिया से था, यूनान से था, ईरान से था, तो आप देखो यूनान और ईरान से था, यूनान और ईरान से था, क्योंकि यूनानी देवता अपोलो का एक मुद्रा पर अंकन मिला है और ईरानी शैली का बिना हत्थे के जलपात्र और धूप धानियाँ मिली है ईरानी शैली की, ठीक है। बिना हत्थे माने जैसे पानी, ये छोटे मृद भांड है, छोटे, इसके हत्था नहीं है, जैसे कप के नहीं होता, ये हत्था है नहीं, बिना हत्थे के हैं और ये ईरानी शैली के हैं, ये ईरानी शैली के। बहुत बढ़िया प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये कहां से प्राप्त हुआ? आहड़ से। कालीबंगा सभ्यता के काल में लोग कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? मुझे लगता है कि मैंने कल भी इस लिपि के ऊपर या परसों इस लिपि के ऊपर संदर्भ वर्ष बात कर ली थी, तो क्या बता पाएंगे कि कौन सी लिपि का? तो अब देखिए, बताओ रे, जल्दी बताओ, फिर मैं बात करता हूं इस पर। जल्दी बताइए। निर्मला पुनिया, ममता कुमारी, योगेश, सहारण, पूजा, मीना, गणेश, राणावत, मोनिका, विजय। तो इसमें सेंधव है। शाबाश, लगभग सभी बच्चों ने करेक्ट ही उत्तर दिया है। देवनागरी नहीं है रे, सेंधव है। कालीबंगा में उस समय देवनागरी थोड़ी चलती थी, कालीबंगा के समय तो सेंधव सभ्यता थी। और आप जानते हैं कि सेंधव सभ्यता है, ये कहां से शुरू होती? दाईं ओर से, दाईं ओर से बाईं ओर, दाईं ओर से जो बाईं ओर है ये, और फिर बाईं ओर से, बाईं ओर से दाईं ओर, यानी दोनों ओर लिखी जाती थी, ये दोनों ओर लिखी जाती थी। आज आप देखो, हिंदी बाईं ओर से दाईं ओर लिखते हैं, उर्दू दाईं ओर से बाईं ओर लिखते हैं, आज अंग्रेजी बाईं ओर से दाईं ओर लिखते हैं, जबकि फारसी दाईं ओर से बाईं ओर लिखते हैं। आज पंजाबी बाईं ओर से दाईं ओर लिखते हैं, जबकि अरबी दाईं ओर से बाईं ओर। यानी आज भी बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखे जाते हैं। जो खरोष्ठी है, इस खरोष्ठी की उत्पत्ति 2 से हुई। जैसे आप देखो कि अरेमाइक लिपि है, अरेमाइक लिपि है, अरेमाइक लिपि व ब्राह्मी लिपि, अरेमाइक लिपि व ब्राह्मी लिपि से जो उत्पन्न लिपि है, उस लिपि का नाम क्या है? खरोष्ठ लिपि, ठीक है। सेंधव लिपि के बारे में इतना भी है, इनके मूल अक्षरों की संख्या, मैंने शायद पहले भी आपको बताया होगा कि सेंधव लिपि के मूल अक्षरों की संख्या 64 है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी चित्र को दर्शाया जाता है तो मछली को दर्शाया गया है। इसमें किसको? इसमें सबसे अधिक है मछली को दिखाया गया है। तो ठीक है, अगला प्रश्न है, खड़िया मिट्टी से बनी कामदेव रति की कुषाणकालीन मृण मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? कामदेव रति की कुषाणकालीन मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? खड़िया मिट्टी से बनी। कामदेव रति की मूर्ति वहीं से प्राप्त हुई है कामदेव मूर्ति की, रति की जो मूर्ति है वो वहीं से प्राप्त हुई है जहां से हमें महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अब आज की क्लास भी अगर आपने ठीक से देखी है तो आप आराम से बता सकते हैं इसका आंसर क्या है। मैंने कहा महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? तो महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति टोंक से प्राप्त हुई। कहां से? टोंक से। वहां से महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति प्राप्त हुई। यहीं से हमें कामदेव रति की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। जो टोंक है वहां से हमें जोख बाबा की मूर्ति प्राप्त हुई, मैंने आपको बताया था, लौह युगीन स्थल है। नगरी, ये चित्तौड़गढ़ जिसे माध्यमिका भी कहा जाता है नगरी, और नाडोल पाली में है, ठीक है। तो ये इसमें राइट आंसर क्या है? नगर। नगर और नगरी दोनों, इसमें आप देखो नगर और नगरी आराम से आप भेद कर सकते हो।
निम्नलिखित ताम्रयुगीन प्राचीन स्थलों को सुमेलित करिए। पिंड पिंडालिया, झाड़ोल, सावणिया पुगल, नंदलालपुरा और किराड़ो चेतवाड़ी। तो ये स्थान कहाँ है? कौन इसमें सबसे पहले उत्तर बताएगा? नगर, ठीक है। सरिता, ओके। टोंक, संगीता, मीनू, रविंद्र, परमिला। 22 में एका, 23 का बता भी। प्रश्न अगला आ गया है। हाँ, यास्मीन, सोनिया, सर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कराओ। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन चल रहे, चिंता मत करो आप। सिलेबस तो देखा है क्या आपने? सोनिया प्रजापति, चिंता मत करो आप, इस बात की चिंता छोड़ दो। ये टीचर जब खड़ा होता है यहाँ पर आकर के तो उसको पता होता है, इसलिए ये बताओ मत कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कराओ। आप तो उत्तर दो फटाफट। इसका उत्तर बताओ सोनिया प्रजापति। विवेक, अलका, 23 में डी का बता रहे हो क्या? चलो मैं बताता हूँ और आप देखना कि किसका उत्तर करेक्ट आया था। पिंड पिंडालिया चित्तौड़गढ़ में है, झाड़ोल उदयपुर में है, किराड़ोत जयपुर में है और सावणिया पुगल बीकानेर में है। यानी आप देखो कि इसमें ए में 4 का है और बी में 3 का है। ए में 4 का और बी में 3 का। अब ये दोनों मैच यही कर रहे हैं, केवल यही। इसका मतलब राइट आंसर अपना बी आ गया। अब देखो सी में एक का है क्या? सी में 1 का है, बिल्कुल ठीक है। और डी में, सी में 1 का है और डी में 2 का है। आर्य सभ्यता, आर्य सभ्यता, आर्य सभ्यता के राजस्थान में होने के प्रमाण किन क्षेत्रों की खुदाई में मिले बर्तनों से मिलते हैं? भाई अनूपगढ़ और तरखान वाला जो है ये आर्य सभ्यता के स्थल हैं। अनूपगढ़ और तरखान वाला ये गंगानगर में आर्य सभ्यता के स्थल है। हाँ रामचंद्र, आपका सही है, ठीक है भाई। योगेश, क्या तारा सामोता, ठीक है। टोंक वाली सिलेबस में नहीं है, ठीक है। देखो कई चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं और उसको देख करके ही क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो इसलिए आप उत्तर दो केवल। अनीता, चलो आगे बढ़ो। वेनसांग निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर भ्रमण के लिए आया? वेनसांग, चीनी यात्री वेनसांग किस पुरातात्विक। अब इसके ऊपर थोड़ी सी बात देख लो आप। यद्यपि इस पे जो राइट आंसर कौन सा है बताओ रे। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा है? कौन पूछ रहा है? विवेक, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है विवेक, कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। और बताओ। अनीता कुमारी, भीनमाल, शाबाश अनीता, बहुत बढ़िया। भीनमाल, भीनमाल का है जालोर में, भीनमाल जालोर में है। अब जो वेनसांग आया वो भारत के अंदर वेनसांग आया तो आप सब जानते हैं कि 7वीं शताब्दी में आया, ठीक है ना? 7वीं शताब्दी में आया। उस समय उत्तर भारत का जो सबसे ताकतवर शासक हुआ करता था उसका नाम था हर्षवर्धन। वेनसांग ने जो किताब लिखी, यानी वेनसांग ने एक किताब लिखी, उसका नाम था CU की। इसमें अपना यात्रा वर्णन दिया है, जिसका मतलब होता है पश्चिमी देशों की यात्रा का वर्णन। पश्चिमी देशों की यात्रा का वर्णन, इसका मतलब है पश्चिमी देशों की यात्रा का वर्णन। और इसमें भीनमाल के लिए पीलो भोलो शब्द काम में लिया है, पीलो भोलो शब्द काम में लिया है, पीलो भोलो। और मैं कहूं कि जो प्रतिहार राज्य है, जो प्रतिहार राज्य है, इसको आप जानते हो क्या कहा है? इसमें कुचेलो कहा है वेनसांग ने। तो वेनसांग ने राजस्थान में जहां जहां भी जिस जिस शब्दावली का प्रयोग किया है वो देख लो जरा। और ऐसे ही आप देखो कि जो बैराट है, बैराट के लिए इसी किताब में पारयात्र शब्द मिलता है। ये तीनों शब्द याद कर लीजिए आप, कुचेलो, पारयात्र और पीलो भोलो, ठीक है? तो ये भीनमाल के लिए। और भीनमाल आप जानते हो कब आए थे? भीनमाल में 634 ईस्वी में आया था। भीनमाल में 634 ईस्वी में, ये 634 ईस्वी में भीनमाल आया था। पीलो भोलो, ठीक है, समझ आइए जगह के कारण। आप मैं बता रहा हूँ, आप देख लेना, ठीक है ना?
तो उस समय उत्तर भारत का हर्षवर्धन शासक था। हर्षवर्धन भी अपने आप में कम नहीं था मित्रों। हर्षवर्धन है वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था, और ह्वेनसांग भी बौद्ध धर्म की तीर्थस्थली के लिए आया था, देखने के लिए आया था कि भारत तीर्थस्थली है। नालंदा एक विश्वविद्यालय आपने सुना होगा, जो कुमारगुप्त फर्स्ट ने 450 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में की थी। इसी विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था। इसी विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग ने अध्ययन भी किया था। ह्वेनसांग उत्तर पश्चिम से भारत में आया और उत्तर पश्चिम से वापस लौट गया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अनीता, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ पिलो बोलो बैर, ठीक है, शाबाश। तारा, तो ठीक है मित्रों। नलियासर जाते जाते एक बात सुन लीजिए, क्लास का समय तो अपना हो गया है। नलियासर जयपुर जिले में है, और नलियासर से हमें एक सोने का शेर मिला है। सोने का, सोने की धातु का, सोने का जो सिंह है उसकी मूर्ति मिली है यहाँ से, और यहीं से हमें गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। गुप्त सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और यहीं से हमें कुषाण काल के विशेष सिक्के प्राप्त हुए हैं। और कुषाणों में एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखो अगर आपने कभी सुना है तो, एक राजा हुआ हुविष्क, आपने कनिष्क तो नाम खूब नाम सुना है, हुविष्क के सिक्के हैं, ये हो गया है। तो ठीक है, आज इतने ही, क्लास का समय हो गया, 2 मिनट ऊपर हो गया है। मिलते हैं फिर कल। एक वाक्य बोल रहा हूं मैं, वो ध्यान से सुनना कि नदिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। भाई आप मेहनत कर रहे हो तो बदलेगा, स्थिति परिस्थिति खूब बदलेगी, अच्छी होगी आपकी। नदिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, और तो खुद को बदल, तब ये जमाना बदलेगा। जय हिंद, जय भारत।